हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड का जो 26 तारीख को पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर जीके एंड जीएस का, उसका आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, निम्न में से किसके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन में भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया था। यानी कि आपको यह बताना है कि बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें एक भवानी दयाल करके एक जांच आयोग भेजा था, वो किसके द्वारा भेजा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेवाड़ के महाराणा के द्वारा। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी थे उस समय, उन्होंने ये भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग भेजा था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन करौली प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित नहीं है? यानी कि करौली प्रजामंडल से संबंधित कौन है वो निम्न में से संबंधित नहीं है? तो भी मान सिंह है वो संबंधित नहीं है, क्योंकि मान सिंह है वो जयपुर साइड में था, तो वहाँ करौली में तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मान सिंह जो है वो इसका संबंधित नहीं रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, 1857 के विद्रोह के समय अजमेर का शस्त्रागार किस नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा संरक्षित किया जा रहा था? यानी कि 1857 के समय अजमेर की सुरक्षा के लिए कौन से सैनिक थे? तो इसमें आपके आ जाएगा अभी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, कि अजमेर में पहले 15वीं थी, फिर उसको एजीजी ने भेजा कहाँ पे, वहाँ से दूर भेज दिया था, और फिर वहाँ पे लगे आए थे मेरवाड़ा बटालियन को, और तभी ये इन्होंने मतलब वो कर दिया था आक्रमण कि हमें अगर वहाँ से भेजा तो विश्वास है नहीं, ऐसे न वैसे करके। तो इसलिए 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को पहले यहाँ पे शस्त्रागार की सुरक्षा के लिए रखा गया था, लेकिन बाद में अविश्वास के कारण उनको वहाँ से हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है, राजस्थान की किस रियासत ने सरदार पटेल द्वारा रियासतों के भारत में विलय की नीति के विरुद्ध पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास किया था? यानी कि कौन सी रियासत थी जो शांति के समय और जो सम्मिलन एकीकरण हो रहा था भारत का, उस समय पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जाहिर की? तो वो अपने जोधपुर वाला है भाई। जोधपुर के महाराजा ने कहा कि मैं तो पाकिस्तान में जाके मिलूँगा, तो सरदार पटेल ने उनको नहीं मिलने दिया था और भारत में मिला दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको कुछ बुक्स दे रखी है और सामने उसके लेखक दे रखे हैं, और बताना है कि इसमें कौन सा है वो सुमेलित नहीं है। तो देखो भाई, इसमें आपके रहने वाला है जैसे वेली कृष्ण रुक्मणी, तो पृथ्वीराज सही है, और वीरमायण दुर्साहड़ा, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है भाई। दुर्साहड़ा की था ही नहीं वीरमायण, ये बालक ब्रह्मा करके ऐसा कुछ है इसका लेखक वीरमायण का। और सी है वो अचलदास खिची शिवदास गार्डन, बिल्कुल सही है। यानी कि ए और सी आपके सही रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपके सही रहने वाला है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, अलवर के बाला किले के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सब सही मान सकते हो, लेकिन ये जो भरतपुर दे रखा है ये तो है ही नहीं, क्योंकि अलवर के अंदर है, तो भरतपुर कहाँ से आ गया इसमें? तो ये आपके गलत रहने वाला है भाई, बाकी ये दोनों सही रहने वाले हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, मेवाड़ के अमर सिंह प्रथम के कार्यकाल में रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। यानी कि मेवाड़ के अमर सिंह के समय जो रागमाला का चित्रित किया गया था वो चित्रकार कौन थे? तो इसमें आपके आ जाएगा निसारदीन, ठीक है भाई। बाकी रागमाला है वो प्रत्येक चित्र शैली के अंदर ये चित्रित हुई है, लेकिन मेवाड़ के अंदर अमर सिंह के समय किसने की? तो निसारदीन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित श्रेणी का अगला पद क्या होगा? यानी कि आपको एक श्रेणी दे रखी है और पूछा है कि इसमें 122 के बाद आने वाला पद कौन सा रहने वाला है? तो इसमें आपका हो जाएगा 170, ठीक है। फिर आपके आने वाला है, भारत के किसी भी स्थल पर तेजाजी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती जोत किस तीर्थ स्थल से ले जाई जाती है? तो मतलब जहाँ पर भी कहीं पर भी आप तेजाजी का मंदिर बनाते हो, तो जो पहली जोत लेके आते हैं वो हमेशा ध्यान रखना कहाँ से लेके आते हैं, वो आपके आती है खरनाल से भाई।
खरनाल से हमेशा पहले जोत लेके जाते हैं, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यदि एक्स स्क्वायर और 1/x² का समांतर माध्य एम स्क्वायर है तो x प्लस 1/x का माध्य क्या होने वाला है? तो इसका हो जाएगा भाई √m² - 1, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर करना है और सामने जो आएगा उसका स्क्वायर जो m² लिख दोगे और प्लस में 1 बचेगा। तो ये अंडर है वो इसके ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा √m² प्लस नहीं -1, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्न प्रेक्षणों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया है। ये कुछ प्रेक्षण दे रखे हैं, इनको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है और फिर आपको बताना है। और इसकी जो माध्यिका दे रखी है वो दे रखी है आपको 63, ठीक है भाई। और पूछा है कि इसमें आप बताइए कि x का जो मान है वो क्या रहने वाला है। तो इसमें आपके x का मान जो रहेगा वो रहेगा 68। क्वेश्चन नंबर 12। 7 व्यक्ति ए बी और सी डी ई एफ जी एक पंक्ति में इसी क्रमानुसार खड़े हैं। प्रथम 2 पंक्तियों ए और बी के मध्य 10 मीटर है और क्रमागत व्यक्तियों के मध्य की दूरी 1 मीटर कम हो जाती है, तो बी और एफ के मध्य की दूरी ज्ञात करो। तो इसमें आपके रहने वाला है अभी 32 मीटर। बी और एफ के मध्य 32 मीटर की दूरी रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है, देखो। यदि बहुपद x³ - 4x² + x + 6 का एक शून्य -1 है तब अन्य शून्य ज्ञात करो। यानी कि 3 घात है, इसका मतलब 3 शून्य होंगे और एक शून्य का आपको -1 दे रखा है और पूछा है कि 2 अन्य शून्य क्या होने वाले हैं। तो इसमें अन्य 2 शून्य क्या, वो 2 और 3 रहने वाले हैं भाई। अन्य 2 शून्य जो रहने वाले हैं वो आपके आ जाएंगे 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपके सही रहने वाला है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। यदि रैखिक समीकरणों के युग्म 2x + 3y = 7 और 2ax + a + by = 28 है कि अनंत हल विद्यमान है, यानी कि अनंत हल है, तो निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य रहने वाला है। अनंत हल है, इसका मतलब क्या है भाई कि इनका जो अनुपात आने वाला है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये तीनों के तीनों बराबर रहने वाले हैं। ताकि तीनों बराबर होंगे तो संपाति हो जाएगी और संपाति हो जाएगी तो अनंत हल होने वाले हैं। तो इसी तरीके से देखेंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा b = 2a रहने वाला है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15 में। यदि x = 2 + √3 है तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही आंसर जो आपके रहने वाला है वो आएगा b, x - 1/x एक अपरिमेय संख्या आने वाली है भाई। क्वेश्चन नंबर, हाँ इसका मतलब ऑप्शन नंबर रहेगा भाई अपने 15 का 2 रहेगा। कथन ए बी और डी तीनों सही है, ए सही है, बी सही है और डी भी सही है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपके दे रखा है भाई त्रिज्या 2r के धातु के एक ठोस गोले को एक 4r आंतरिक व्यास और 4r ऊंचाई वाले एक बेलन में रखा जाता है। तो बेलन पूरी तरह पानी से भरा जाता है। तो पूरे भरे हुए पानी का आयतन पूछा है, ये मानते हुए कि पानी पूर्ण रिक्त स्थान को भर रहा है, यानी कि कोई भी स्थान खाली नहीं है। तो इसमें आपको पूछा है कि इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। तो सही आंसर रहने वाला है अभी बेलन के आयतन से आधा, बेलन के आयतन जो है उसका आधा आयतन रहने वाला है, वो उसके द्वारा भरा जाएगा। विमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घना बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। यानी कि इस विमा का घना बनाने के लिए आपको इतना 1.75 सेंटीमीटर और 2 मिली सेंटीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के पिघला कर बनाने पड़ेंगे ताकि ये घना बन सके। तो इसमें आपको ध्यान रखना है 400 जो चांदी के सिक्के हैं उनको बनाना पड़ेगा। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, घनाभ का आयतन याद करो और इस गोलाकार जो सिक्का है उसका आयतन याद करो और भाग दे दो, उत्तर आपके 400 रहने वाला है भाई। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। एक लंबवर्तीय शंकु की तिर्यक भुजा 10 मीटर और इसकी ऊंचाई 8 मीटर, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी कि लंबवर्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, πr l होता है। तो πr l आपको देखो r दे रखा है
जो ऊंचाई भुजा दे रखी, तिर्यक भुजा दे रखी, एल दे रखा है आपको, और इसकी ऊंचाई आर नहीं एच दे रखी है, तो आर ज्ञात कर लो आराम से। आर ज्ञात करते ही आपको इसमें मान रखते ही आपके उत्तर आ जाएगा, यानी कि 188.4 मीटर स्क्वायर आपका सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द ई प्रत्यय से निर्मित है, यानी कि सभी शब्दों के अंत में ई प्रत्यय आता है, तो वो आपके सही रहने वाला है। तो घमंड प्लस ई घमंडी, ऊन प्लस ई ऊनी, हिंदुस्तान प्लस ई हिंदुस्तानी, तो ये आपका सही रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, निम्नलिखित में विलोम युग्म नहीं है, कौन सा है जो विलोम युग्म नहीं है? तो भाई नैसर्गिक का विलोम हमेशा कृत्रिम होता है, लेकिन यहाँ पे नैसर्गिक का जो विलोम है वो प्राकृतिक दे रखा है, जो कि गलत है। नैसर्गिक का मतलब यही होता है कि प्रकृति से प्राप्त होता है, और नैसर्गिक का विलोम अगर करोगे तो वहाँ कृत्रिम होना चाहिए, लेकिन कृत्रिम यहाँ पे है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 है वो आपके विलोम युग्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 आता है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है? तो अशुद्ध लिखा हुआ है देखा जाए तो ये शुद्ध है, सानिध्य सही शुद्ध है, उच्छ्वास शुद्ध है, और चरगा है जो वो गलत है। यहाँ पे आएगा चारागा, तो ये ध्यान रखना भाई, यहाँ पे चरागा नहीं चारागा होगा, ठीक है। चय में जो है वो आ की मात्रा आने वाली है, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपके सही रहने वाला है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। पोस्ट परिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है, मतलब इसमें यह देखना है कि हिंदी शब्द कौन सा नहीं है इसका पोस्ट का। तो पोस्ट का भाई पद भी होता है, और पोस्ट यानी कि उपरांत बाद में भी होता है, और चौकी भी होता है पोस्ट, यानी कहते हैं ना कि भाई पुलिस चौकी या पुलिस पोस्ट, तो वो भी होता है, लेकिन केंद्र है वो इसका आंसर नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब है कि आपके सही विकल्प रहने वाला है कि समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है, तो इसमें आपके रहने वाला है 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है ना भाई। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत दे रखा है? तो किसका गलत है वो देखो, तो नी प्लस ऊन न्यून सही है, इसमें यण संधि आ जाएगी, और तो ई का ये हो जाएगा। वार्तालाप वार्ता प्लस अलाप, और क्षण मास षट प्लस मास सही है। वाग प्लस ईस वागी सही है। इसमें आपके रहने वाला है वार्तालाप है वो गलत है भाई, ठीक है। वार्तालाप जो दे रखा है वो संधि विच्छेद गलत दे रखा है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 24 हो गया, 23 हो गया, और 24 की ओर। चूज द करेक्ट आर्टिकल, यानी कि इसमें आपको सही आर्टिकल का चूज करना है। माई मदर गोज टू टेम्पल रेगुलरली, तो एक बात ध्यान रखना, अगर केवल टेम्पल आता तो हम दा का प्रयोग करते, लेकिन इसमें दे रखा है कि मदर है वो रेगुलर मंदिर जाती है, तो रेगुलर जाती है तो भाई वहाँ पे आपके कोई आर्टिकल नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। यानी कि आपके इसमें नो आर्टिकल आने वाला है, नो आर्टिकल। ऑप्शन नंबर 4 है वो सही रहने वाला है। यानी कि कहते हैं ना कि अगर आप कभी कभार टेम्पल जाते हो तो आप दा लगा सकते हो कि दा टेम्पल, लेकिन अगर आप रेगुलर जा रहे हो यानी कि ये शब्द पीछे आ रखा है तो आपके दा आर्टिकल नहीं आने वाला है, ठीक है ना। यानी कि अब अगर आप चप्पल चुराने जाते हो तो आप लगा सकते हो दा, लेकिन आप हमेशा जाते हो और भक्ति के लिए जाते हो तो आप दा नहीं लगा सकते भाई, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फेज डिस्मेंशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि इसका आपको बताना है सही रूप से ट्रांसलेट रूप क्या कह सकते हैं इसको, यानी कि डिस्मेंशन ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम कह सकते हैं पत्र अनुदेशों का प्रसार, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके इसमें सही रहने वाला है भाई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, अनुदेशों का प्रसार। क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, मैच द प्रीफिक्स अंडर कॉलम ए विद द वर्ड अंडर कॉलम बी, यानी कि ए और बी का सही रूप से मिलान करना है आपको, तो मिलान करो। इसमें देखो सबसे पहले दे रखा है मिस, तो मिस का मतलब हो जाएगा आपके इसमें, मिस को क्या किससे कर सकते हो, टाई, कंडक्ट, कंटेंट या कंडक्ट या फिर कोड, जल्दी कमेंट करके बताओ किसका हो सकता है इसमें। तो 26 के अंदर ए में आप कर दोगे भाई मिस का मतलब है कंडक्ट, मिस कंडक्ट हम कहते हैं ना कि यहाँ पे तो मिस कंडक्ट हो गया, यानी कि मिस का हो गया कंडक्ट। ए में आ जाएगा 3, तो ए में 3 देखो कौन से मारा, एक तो इसमें ए में 3 आ रहा है, इसमें भी ए में 3 आ रहा है, तो ठीक है आगे बढ़ो।
तो बी दे रखा है डे, तो इसमें आपके हो जाएगा भाई कोड, यानी कि इसमें डी कोड, यानी कि डी कोड हो जाएगा इसका 4 नंबर। ठीक है, यानी कि बी के अंदर आपके आ जाएगा भाई 4 नंबर। तो बी में 4 नंबर किस में आ रहा है, इसमें 4 नंबर इसमें भी आ रहा है, इसमें दोनों में आ रहा है यार। चलो तो आगे बढ़ो। फिर देर का अन, तो इसमें आप क्या हो जाएगा, अन का मतलब हो जाएगा कि अनकंटेंट, अनकंटेंट मतलब ये हो जाएगा, अन लग जाएगा आपके इस कंटेंट के आगे, अनकंटेंट हो जाएगा, और डिस का हो जाएगा डिस्टाई। ठीक है, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपके सही रहने वाला है भाई। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। चूज द अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन एक्टिव सेंटेंस। तो सेंटेंस आपको दे रखा है, इसका आपको पैसिव फॉर्म बनानी है। ही आउट टू हेल्प हर, तो ही का क्या हो जाएगा, इसका आपको एक्टिव वॉइस में दे रखा है और इसका पैसिव करना है भाई। तो पैसिव करने के लिए आपका ये हो जाएगा पैसिव वॉइस, सी आउट टू बी हेल्प्ड बाय हिम। तीसरी फॉर्म आ गई, बाय लग गया और ही का हिम हो गया। ठीक है, और हर आगे आ जाएगा तो हर का हो जाएगा सी। तो ये इस चीज़ रूप से आप कर सकते हो भाई, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और फॉर्म जो वो लिखी है और फॉर्म की थर्ड फॉर्म यानी कि हेल्प का हेल्प्ड हो गया और बीच में बाई लग गया। ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है, देखो चूज द वर्ब दैट एग्री विद द सब्जेक्ट। तो 3 पार्ट ऑफ बिजनेस रिक्त स्थान लेफ्ट फॉर मी टू डू, यानी कि इसके अंदर आपको बताना है, एक राइट शब्द बताना है ताकि ये इसके साथ सम्मिलित हो सके। तो इसमें आपके आ जाएगा आर, यानी कि आर आपके सही रहने वाला है। 3 पार्ट ऑफ बिजनेस आर लेफ्ट फॉर मी टू डू। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में कितने दिवस दूध उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई। ये क्वेश्चन भाई हमने पहले जो हमारी जो फ्लैगशिप योजना वाला जो चैप्टर चल रहा था और उसमें जो हमने ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से करवाया था कि पहले ये 2 दिन चल रही थी और फिर ये इसको हफ्ते के 6 दिन शुरू कर दी, यानी कि मंडे टू सैटरडे शुरू कर दी गई, यानी कि आपके इसमें रहने वाला है 6 दिवस, यानी कि 29 में आ गया 6 दिवस। ठीक है ना। और अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि फ्लैगशिप योजनाओं में से आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं भाई। ठीक है, क्योंकि फ्लैगशिप योजनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, इसलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बेंगलुरु स्थित इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र ने 26 मार्च 2025 को NRSC में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर प्रयोक्ता परस्पर क्रिया सम्मेलन 2025 यानी कि UIM 2025 का आयोजन किया गया। ओके, सम्मेलन का मुख्य विषय भारतीय अंतरिक्ष नीति का कार्यान्वयन, स्थिति और भविष्य की दिशा था। तो इसमें आपको बताना है कि सही कथन कौन सा कथन इसमें सही रहने वाला है। तो भाई 30 नंबर क्वेश्चन में सही ऑप्शन रहने वाला है 2, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो केवल और केवल 2 है कि सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था या मुख्य विषय था वो था भारतीय अंतरिक्ष नीति का कार्यान्वयन और स्थिति और भविष्य की दिशा निर्देशित करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। अप्रैल 2025 में त्रिकोमाली को एक ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करके क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और श्रीलंका के अलावा इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसने करने वाला कौन सा देश है, मतलब भारत और श्रीलंका ने तो इस पर हस्ताक्षर किए ही है, इसके साथ साथ और कौन सा देश था जो इसमें इनके साथ में खड़ा था। तो भाई इसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन रहेगा जापान, यानी कि जापान, भारत और श्रीलंका ने इस MOU पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। अप्रैल 2025 में थाईलैंड द्वारा आयोजित 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय यानी कि थीम क्या था, यानी कि जो 6ठे जो बिम्स्टेक का जो सम्मेलन हुआ था उसकी थीम पूछ रखी है अभी, अप्रैल 2025 के अंदर हुआ था। तो उसकी आपकी थीम रहने वाली है बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, यानी कि ऑप्शन नंबर
2 आपके सही जाने वाला है। बिमस्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। मार्च 2025 में केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत राजस्थान के किस मंदिर को विकास कार्य के लिए 8,787 लाख की स्वीकृति मिली है? यानी कि स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत किस मंदिर के लिए इतना बजट है वो पारित हुआ है? तो इसमें आपके मंदिर रहने वाला है भाई श्री खाटू श्याम मंदिर सिक्करवाला। यानी कि खाटू श्याम जी मंदिर के रिनोवेशन और उसके विकास के लिए 8,787 लाख की स्वीकृति हुई है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है, मार्च 2025 में भारत के पहले सिकल सेल वेलनेस हब का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया? यानी कि मार्च 2025 का करंट अफेयर क्वेश्चन है आपके, और इसमें पूछा है कि कौन से जिले के अंदर सिकल सेल वेलनेस हब का शुभारंभ किया गया? तो इसमें आपका रहने वाला है भाई, जिला कौन सा रहने वाला? तो जोधपुर रहने वाला है। यानी कि जोधपुर के अंदर मार्च 2025 में सिकल सेल वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया था। ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 दे रखा है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 और विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राजस्थान की रिया गुप्ता को सत्र के दौरान उठाए गए सबसे व्यवहारिक और विचारोजक प्रश्न के लिए विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यानी कि रिया गुप्ता को ये पुरस्कार दिया गया। दूसरा पॉइंट दे रखा है कि राजस्थान के डॉक्टर महेंद्र मीणा को व्यक्तिगत श्रेणी में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया। तो इसमें से कौन सा आंसर है वो सही है? वो आपके रहने वाला है विकल्प नंबर 3, यानी कि ए और बी दोनों है वो आपके सही रहने वाले हैं भाई। कि इसमें रिया गुप्ता को तो ये पुरस्कार दिया गया था युवा संसद पुरस्कार 2025, और डॉक्टर महेंद्र मीणा को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया। तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा है, अप्रैल 2025 में राजस्थान में ग्रीन जस्टिस यानी कि हरित न्याय पर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? यानी कि राजस्थान के अंदर ग्रीन जस्टिस को लेकर के कुछ उसमें बैठ के हुई थी कि भाई पर्यावरण को बचाना चाहिए वगैरह वगैरह, पेड़ पौधे लगाओ वगैरह। तो वो कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो उसका आपका रहने वाला है जयपुर के अंदर, क्योंकि राजस्थान की राजधानी जयपुर है भाई, तो जयपुर में होगा। तो जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 दे रखा है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ी द्वारा बनाए गए नवीन रिकॉर्ड के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ठीक है भाई, खेलो यूथ गेम में से आया हुआ है। राजस्थान के हंसराज धायल ने डिस्कस थ्रो 1 kg में नया रिकॉर्ड बनाया। और कथन बी है, हंसराज धायल का डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड 68.18 मीटर रहा। तो इसमें सही विकल्प कौन सा है वो आपको बताना था। तो 37 नंबर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर ए आपके सही रहने वाला है। यानी कि जो ऊपर दोनों कथन कहे गए हैं वो दोनों कथन सही है भाई। डॉक्टर राजस्थान के हंसराज धायल ने डिस्कस थ्रो में 1 kg में नया रिकॉर्ड बनाया था। और नया रिकॉर्ड क्या बनाया था? तो 68.18 मीटर वो थ्रो किया था, और वो हाईएस्ट थ्रो था, इसका रिकॉर्ड है। ठीक है। और 37 नंबर के बाद 38 नंबर क्वेश्चन, उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। उष्मा शोषी और एक होती है उष्मा सेपी। तो उष्मा सेपी का मतलब होता है कि भाई जो उष्मा होती है उनका उत्सर्जन करना, यानी कि उष्मा को बाहर छोड़ना, रिलीज करना। लेकिन उष्मा शोषी का मतलब है कि उष्मा को ग्रहण करना, यानी कि वो अभिक्रिया तभी शुरू होगी जब आप उसको कुछ ताप दोगे, कुछ उष्मा दोगे। तो उसमें आपके रहने वाली है भाई ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड की सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन होना। यानी कि जो सूर्य है उसके द्वारा जो ऊर्जा आ रही है, जो उष्मा आ रही है, उसको पौधा पहले ग्रहण करता है, उसके बाद ये जो सूर्य संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो होती है। ठीक है ना भाई। बाकी सब के अंदर देखोगे तो वो उष्मा निकल रही है, लेकिन इस चीज़ के अंदर उष्मा है वो ग्रहण की जा रही है। और उष्मा शोषी का मतलब ही ये होता है कि उष्मा का ग्रहण करना, उष्मा को अपने अंदर खींच लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 30 अप्रैल 2025 को रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। तो ये 30 अप्रैल के अंदर
कौन सी संस्था के द्वारा ये पुस्तक का विमोचन किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर ऑप्शन नंबर आपके 3 सही रहने वाला है, यानी कि ये संस्था है विज्ञान और विरासत अनुसंधान पहल प्रभाग, विज्ञान और विरासत अनुसंधान पहल प्रभाग DST द्वारा, ठीक है ना। रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे भी आपके कहीं पर भी आ सकती है, ठीक है ना। तो किसने जारी की है? तो विज्ञान और विरासत अनुसंधान पहल प्रभाग DST द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 आपको दे रखा है, W1 भार की एक वस्तु W2 भार की एक चैन के द्वारा किसी कमरे की छत से लटकाई जाती है, ठीक है। छत है वो चैन को किस बल से खींचती है वह है, यानी कि चैन को आपने छत से लटका करके W1 भार की एक वस्तु है उसको उस चैन से टेर दिया, लटका दिया, ठीक है। और पूछा है कि अब वो चैन जिस बल से खींचती है उसका मान क्या होने वाला है? तो इसका मान हो जाएगा भाई आपके W1 + W2, क्योंकि W1 भार तो हो गया उस चैन का और W1 भार हो गया वस्तु का और W2 भार हो गया अपने चैन का। तो दोनों भार के साथ वो नीचे खींचेगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है वो नीचे की ओर लग रहा है, तो आपके दोनों के दोनों बल है वो उनका योग हो जाएगा, जो भार है उनका उसी समान है, उसी बल से वो चैन खींची जाएगी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है, यदि एक कार का द्रव्यमान 2000 kg है तो कार का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स से 20 मीटर सेकंड इनवर्स तक बढ़ाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो सही रहने वाला है, यानी कि 300 जूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, कार्बन के एक अपर रूप फ्लोरीन में होते हैं, तो फ्लोरीन के बारे में पूछा गया था। तो फ्लोरीन में क्या चीज़ होती है देखो इसके अंदर, तो इसमें दे रखा है आपके ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपके सही रहेगा, यानी कि फ्लोरीन में 20 6 सदस्यीय वलय होते हैं और 12 5 सदस्यीय वलय होते हैं, ठीक है ना। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर, राजस्थान में विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का समय निम्नलिखित में से कौन नियत करता है? यानी कि राजस्थान में कोई चुनाव वगैरह करवाना है तो उसका समय है वो निर्धारण कौन करता है? तो वही एक ही चीज़ करती है अभी राजस्थान जो निर्वाचन आयोग है वही करेगा, यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। वही डिसाइड करेगा कि विधानसभा के चुनाव कब रखने हैं, कौन से डेट को रखने हैं, क्या व्यवस्था करनी है, सारा कुछ। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 44, भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। राष्ट्रपति अपने इस त्यागपत्र की सूचना प्रधानमंत्री को भी देगा। तो इसमें आपके जो ऑप्शन नंबर 1 है वही सही रहने वाला है कि अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे रहा है तो वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकता है। इसमें प्रधानमंत्री को पूछने की या उनकी अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके सही रहने वाला है। 45 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी रहता है, यानी कि आपके जो मानसिक शांति है उसके लिए कौन सा भाग जो है वो जिम्मेदार रहता है? तो उसका रहने वाला है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो भाग है वो आपके जिम्मेदार रहने वाला है, यानी कि अगर आप मानसिक रूप संतुलित है तो इसका मतलब है कि आपका जो अनुमस्तिष्क का जो भाग है वो एकदम सही रूप से काम कर रहा है और अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। अनुमस्तिष्क को सेरिबेलम भी कहते हैं, तो सेरिबेलम या फिर अनुमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 45 आपके हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 दे रखा है, लोकसभा में निंदा प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि निंदा प्रस्ताव अगर पारित किया जा रहा है तो उसमें निम्न कथनों में से कौन सा सही है वो बताओ आप। यानी कि निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु सभा की अनुमति आवश्यक नहीं है। निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद या किसी एक मंत्री या मंत्रियों के किसी समूह के विरुद्ध कार्य करने में असफल रहने या कार्य न करने या उनकी नीति के बारे में प्रस्तुत किया जा सकता है और उसमें मंत्री या मंत्रियों की असफलता पर खेद या रोष या आश्चर्य व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर ऑप्शन रहने वाला है 2 सही, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा वो आपका एकदम सही रहने वाला है भाई। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 मतलब इसमें निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद या किसी एक मंत्री या मंत्रियों के किसी समूह के विरुद्ध कार्य करने में असफल रहने या कार्य न करने या उनकी नीति के बारे में प्रस्तुत किया जा सकता है
और उसमें मंत्री या मंत्रियों की असफलता पर खेद, रोष या फिर आश्चर्य व्यक्त किया जा सकता है कि आपने ये काम ऐसा कैसे कर दिया, ये इतना बजट कहाँ लगाया, ये वगैरह वगैरह। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47 आपको दे रखा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों का राज्य के प्रधान के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत उल्लेखित करता है? यानी कि कौन सा आर्टिकल जो है वो राज्य के प्रधान के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत उल्लेखित करता है? तो इसमें आपके रहने वाला है 47 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अनुच्छेद 45(2) जो है वो आपके रहने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 दे रखा है, देखो, राजस्थान की लंबाई एवं चौड़ाई की दूरियों में कितना अंतर है? यानी कि राजस्थान की जो चौड़ाई है और जो लंबाई है इसमें अंतर कितना रहने वाला है? तो वह आपके आ जाएगा 43 किलोमीटर। यानी कि 826 और 869 के मध्य अंतर कितना आ जाएगा भाई? 43 किलोमीटर। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था भाई। और क्वेश्चन नंबर 49 में आता है, इनमें से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है? मतलब कौन सी है जो मध्य अरावली के अंदर स्थित है, यानी कि अजमेर और जो ये अजमेर साइड वाला भाग है इसमें कौन सी स्थित है? तो इसमें तो आपको एक ही दिख रही होगी, नागपाड़, जहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है नागपाड़ से, तो वो अजमेर के अंदर स्थित है। तो मध्य अरावली क्षेत्र में कौन सी होगी भाई? नागपाड़ रहने वाली है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 50 दे रखा है, घग्गर नदी प्राय किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है? यानी कि घग्गर नदी है वो, उसका जो आखिरी पॉइंट है वो कहाँ तक जाती है, कहाँ तक रहती है? तो वो आपके रहने वाला है बटनेर, यानी कि हनुमानगढ़ के अंदर जो बटनेर जो है वहाँ तक इसका लास्ट पॉइंट होता है। इसके बाद ये गायब हो जाती है। और जब बारिश आती है तो ये पाकिस्तान तक भी जाती है, लेकिन जनरल रूप से देखा जाए तो बटनेर तक ही रहती है। क्वेश्चन नंबर 51 दे रखा है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिदेश के अनुसार निम्नांकित में से किन शिकायतों पर विचार नहीं किया जा सकता? यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार किन ऐसी कौन सी शिकायत है जिस पे कोई विचार नहीं किया जा सकता? तो इसमें आपके दे रखा है 51 के अंदर 4 नंबर ऑप्शन है कि ए, बी और सी। तो तीनों जो शिकायत है वो तीनों ही इसमें विचारणीय नहीं है। यानी कि श्रम या औद्योगिक विवाद से संबंधित शिकायत कोई दे रखी है तो उसमें आप महिला आयोग के अंदर नहीं कर सकते शिकायत। और मामला न्यायालय और न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन कोई है तो वह आप नहीं ला सकते शिकायत। विशुद्ध सेवा मामलों से संबंधित कोई शिकायत है तो वो भी आप नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें 4 है वो सही जाएगा कि 1, 2 और 3 तीनों ही जो है वो शिकायतें विचारणीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 आपको दे रखा है, जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे कितने जिले हैं जिनमें बाल लिंगानुपात 0 से लेकर 6 वर्ष 912 था? यानी कि 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु के बच्चों के जो लिंगानुपात देखा जाए, मतलब लड़का और लड़की का अनुपात देखा जाए तो 912 था। तो वो कौन से और कितने ज़िले हैं राजस्थान के अंदर? तो इसमें आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि राजस्थान में 3 ज़िले ऐसे हैं जिनमें 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों की जो लिंगानुपात देखा जाए तो 912 रहने वाला है। ठीक है भाई। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 53, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्पाइस पार्क स्थित है? यानी कि राजस्थान के किस जिले के अंदर स्पाइस पार्क है वो स्थित है? तो इसमें आपके आ जाएगा कोटा, यानी कि शैक्षणिक नगरी कोटा जो है वो आपके इसमें रहने वाला है भाई। ठीक है ना। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 54, तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है वो नहीं है? तो इसमें आपके रहने वाला है, देखो, तो नाचना जो है वो जैसलमेर के अंदर है, बिल्कुल सही है। जो गोमट ऊँट जो है वो आपके नागौर और जोधपुर रहने वाला है, बिल्कुल सही है। और कुडची गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर वो भी बिल्कुल सही रहने वाली है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 है वो आपकी गलत रहने वाला है। ठीक है ना भाई। 54 में क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 54 का आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3, यानी कैरूपाल जो है वो बीकानेर और चूरू से संबंधित नहीं रहने वाले। क्वेश्चन नंबर 55 में आपके आएगा, शीत ऋतु में किन पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग से राजस्थान में पहुंचते हैं? तो कौन से पवने हैं जिसके द्वारा शीतोष्ण चक्रवात आने की संभावनाएं रहती है? तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो पछुआ पवने हैं, जो पश्चिमी विक्षोभ से पछुआ पवने आती है उनके द्वारा शीतोष्ण चक्रवात के आने की संभावनाएं हमेशा रहती है। क्वेश्चन नंबर 56 आपको दे रखा है,
प्रस्तावित ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के कुल कितने जिलों से गुजरता है, यानी कि राजस्थान के कितने जिलों से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर गुजरता है, तो उस जिले की संख्या कितनी आ जाएगी। तो उसमें आप क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 7 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जहाँ से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 57 दे रखा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग स्थित नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग स्थित नहीं है। तो इसमें देखो भीलवाड़ा के अंदर रहने वाला, क्योंकि टेक्सटाइल नगरी है, तो ब्यावर के अंदर भी है, उदयपुर के अंदर भी है, लेकिन जालौर एकमात्र ऐसा स्थान, ऐसा जिला है जहाँ पे सूती वस्त्र से संबंधित कोई भी उद्योग स्थित नहीं है। तो 57 में हो गया आपके ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 58 दे रखा है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को व्यापकतः वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानकों एवं नियमों के अनुरूप आंकता है, को नैतिकता का कौन सा स्तर कहा गया है। यानी कि नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी नैतिकता को व्यापकता और वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानकों एवं नियमों के अनुरूप आंकता है, तो ये नैतिकता का कौन सा प्रकार माना जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो सही रहने वाला है, यानी कि नैतिकता का रूढ़िगत स्तर, यानी कि वर्तमान में जैसा समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने नैतिकता को कर लेना, तो इसे कहते हैं नैतिकता का रूढ़िगत स्तर। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा रॉक फॉस्फेट खनन या भंडार क्षेत्र नहीं है। तो रॉक फॉस्फेट से संबंधित कौन सा स्थान है वो नहीं है। तो इसमें देख लो भाई आप, ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका रहने वाला है, यानी कि बिरमानिया जो है वो है, बिटून भी है और गोट मांगलोद भी है, लेकिन ये दक्कन कोटड़ा जो है ये आपके रॉक फॉस्फेट से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर देखो, समायोजन प्रक्रिया में जीन पियाजे के अनुसार एक व्यक्ति एक समायोजक प्रकार में अपने मानक सामाजिक संदर्भों से लेता है और समाज के परिवर्तित मूल्यों के अनुसार अपने विश्वासों को बदल लेता है, वह कहलाता है। यानी कि समाज के परिवर्तित मूल्यों के अनुसार अपने विश्वास को बदल लेता है, तो ये है वो कौन से मूल्य के अंतर्गत इसको लिया गया है। तो इसे कहते हैं समायोजक। तो इसे क्या कहेंगे भाई, समायोजक, यानी कि एडजस्टमेंट, यानी कि जैसे नियम बाहर चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना ही समायोजक कहलाता है भाई। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। तो डेनियल गोलमैन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है, यानी कि संवेगात्मक बुद्धि का घटक निम्न में से कौन सा नहीं है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है, यानी कि आत्मसम्मान जो है वो संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है, जबकि अभिप्रेरणा बिल्कुल संवेगात्मक बुद्धि का घटक है, स्व जागरूकता भी संवेगात्मक बुद्धि का घटक है, स्व नियमन भी संवेगात्मक बुद्धि का घटक है, लेकिन आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ रेस्पेक्ट जो रहने वाली है वो आपके संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 61 में ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहने वाला है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। तो बंडूरा के अनुसार अवलोकनात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियाँ आवश्यक है, इन परिस्थितियों का सही क्रम कौन सा है वो बताना है। यानी कि अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार अवलोकनात्मक जो अधिगम था उसमें 4 स्थितियाँ बताई गई थी और उसका एक क्रम बताया गया थी, पहले ये होनी चाहिए, उसके बाद ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये। तो उसका सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है तो वो आपको बताना है। तो इसमें आपका सही रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सबसे पहला आएगा अवधान, उसके बाद धारण, उसके बाद पुनरुत्थान, फिर आएगी अभिप्रेरणा। तो ये आपको क्रम ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है अल्बर्ट बांडुरा का कि सबसे पहले अवधान आता है, फिर धारणा आती है, फिर पुनरुत्पादन आता है, फिर आपकी अभिप्रेरणा आएगी। ठीक है ना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचनात्मक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है। यानी कि रचनात्मक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है, यानी कि क्रिएटिविटी निम्न में से कौन सी नहीं आएगी तो वो देख लो इसमें। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर आपके 4, यानी कि यह प्रधानाध्यापक
एवं शिक्षकों की कठिनाइयों को जानने के लिए किया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है भाई। उनकी कठिनाइयों को जानने के नहीं, बच्चों की कठिनाइयों को जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, रचनात्मक पर्यवेक्षण के लिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। तो समग्र शिक्षा अभियान स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जिसका विस्तार है, यानी कि समग्र शिक्षा अभियान जो है उसका विस्तार है वो कौन सी क्लास तक है, तो इसमें आपका 64 के अंदर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि समग्र शिक्षा है इसका मतलब है पूर्व प्राथमिक से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे इसमें योग्य होने वाले हैं। तो 64 के अंदर आ गया आपके ऑप्शन नंबर ए सही। फिर आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 65, नेतृत्व शैली का एक प्रकार जिसमें अधिकार तथा शक्ति विकेंद्रित की जाती है परंतु दायित्व विकेंद्रित नहीं किया जा सकता, तो वो कौन सा कहलाता है नेतृत्व? तो इसमें आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आधिकारिक नेतृत्व एक ऐसा नेतृत्व है जिसमें शक्ति तो विकेंद्रित की जा सकती है लेकिन दायित्वों को आप विकेंद्रित नहीं कर सकते हो, तो वह आपका रहने वाला है आधिकारिक नेतृत्व है। ठीक है भाई, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। तो आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षा प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित यानी कि लेइंग डाउन करते समय निम्नलिखित में से कौन से विचार को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसमें आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर 1 कि जहाँ तक साध्य को अनुदेशन का माध्यम हिंदी में हो, यानी कि ये कई बार नहीं कहा गया है कि हमेशा माध्यम है हिंदी में ही हो, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में ही पढ़ाना हो। आपकी मातृभाषा में पढ़ सकते हो, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ सकते हो, हिंदी में पढ़ सकते हो, इंग्लिश में पढ़ सकते हो, संस्कृत में पढ़ सकते हो, जैसी बच्चे की इच्छा होती है उस अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। ठीक है भाई, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें दे रखा है आरटीई अधिनियम 2009 के प्रावधानानुसार कक्षा 1 से 5 के लिए अगर प्रवेशित बालकों की संख्या 91 से 120 के मध्य हो तो कितने शिक्षकों की आवश्यकता रहने वाली है? तो इसका आपके ऑप्शन आ जाएगा भाई 4 नंबर सही, यानी कि 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका एकदम सही रहने वाला है कि इसमें 4 शिक्षकों की आवश्यकता रहने वाली है अगर 120 तक है तो, क्योंकि 30 बच्चों पर एक शिक्षक होता है, तो 30 के अकॉर्डिंग कर लो आप कितना आएगा 120 तक, तो 120 तक 4 चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग 4 शिक्षक होने चाहिए। फिर आते हैं 68 पर। तो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के द्वारा परीक्षा में बैठने के लिए निम्नलिखित में से किस विषय या किन विषयों की अनिवार्यता नहीं है? तो इसके लिए आपके रहने वाला है ऑप्शन नंबर तो 68, यानी कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के द्वारा परीक्षा में बैठने के लिए निम्नलिखित में से किस विषय या किन विषयों की अनिवार्यता नहीं रखी गई है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर रहेगा 4, यानी कि केवल बी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको साइंस ही होनी चाहिए या वो होनी चाहिए, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है भाई। तो ये आपका रहने वाला है किन विषय की अनिवार्यता नहीं है, तो केवल बी, यानी कि विज्ञान विषय की अनिवार्यता नहीं रखी गई है। फिर आपके आते हैं 69 पर। तो लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक के बारे में गलत कथन चुनिए, यानी कि लाल, बाल और पाल आपने सुना होगा ट्रिक के अंदर कि लाल, बाल और पाल, तो इसमें इनसे संबंधित जो गलत कथन है उसको आपको चूज़ करना है। तो इसमें आपके आ जाएगा 69 के अंदर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका गलत रहने वाला है, यानी कि 1907 में पाल ने अरबिंदो घोष के विरुद्ध न्यायिक अभियोग में गवाही नहीं दी थी। तो ये इसमें दे रखा गवाही दी है लेकिन गवाही नहीं दी थी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। उस स्थान का नाम बताइए जहां जापानी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को उनके विमान दुर्घटना से पहले ले जाने का फैसला किया था। तो विमान दुर्घटना से पहले जो जापानी सरकार थी वो सुभाष चंद्र बोस जी को मंचूरिया लेके जा रहे थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपका सही रहने वाला है, मंचूरिया, जो कि जर्मनी के अंदर स्थान पड़ता है मंचूरिया। तो वहाँ पर ले जाने के लिए जा रहे थे, लेकिन बीच में दुर्घटना होने की वजह से विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और क्वेश्चन नंबर 71 दे रखा है, वह राजा जिसने गेंडा हंता प्रकार की मुद्राओं को डलवाया था, यानी कि मुद्रा के ऊपर गेंडे का जो चित्र अंकित करवाया था
वो कौन सा राजा था? तो इसमें आपके आ जाएगा कुमार गुप्त नंबर 1, यानी कुमार गुप्त प्रथम जो था वो आपके गेंडा हंता प्रकार की मुद्राओं का प्रकाशन या प्रकाशित करवाया था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। इसमें आपके रहने वाला निम्नलिखित में से किसने द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्वेशंस एट बेराट प्रतिवेदन तैयार किया था? यानी कि बेराट की जो सभ्यता थी उसके उत्खनन के ऊपर एक किताब लिखी गई थी, तो उसमें किसका योगदान रहने वाला है? तो बेराट का उत्खनन करने वाले दयाराम साहनी थे, तो योगदान भी उन्हीं का रहेगा। तो दयाराम साहनी की ये बुक है द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्विजिशन एट बेराट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 73। दिल्ली के तोमरों को पराजित करने वाला चौहान शासक कौन था? यानी कि दिल्ली के जो तोमर थे उनको पराजित करने वाला जो चौहान शासक था वो कौन थे? तो उसमें आपके नाम आता है विग्रहराज चतुर्थ का, यानी कि चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ का नाम आता है, जो उन्होंने दिल्ली को भी जीत लिया था एक बार। फिर आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 1593 में बीकानेर के राय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने उन्हें वर्तमान गुजरात में किस स्थान की जागीर प्रदान की थी? यानी कि राय सिंह से खुश होकर के अकबर ने एक जागीर दी थी उन्हें, तो वो कौन सी जागीर है? तो वो है अपने जूनागढ़, जूनागढ़ नहीं, बड़ौच जागीर जो थी वो अपने राय सिंह जी को दी गई थी, अकबर ने दी थी उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर के, क्योंकि जूनागढ़ तो पहले से उनके पास था बीकानेर, तो बड़ौच है वो उनको एक अलग से उपहार के रूप में दी गई जागीर थी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 75। स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक आते हैं अपने B.R. अम्बेडकर साहब। B.R. अम्बेडकर साहब ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक कौन थे? B.R. अम्बेडकर साहब। तो ये थे अभी आपके फर्स्ट ग्रेड पेपर के 75 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और भी आप पेपर सॉल्यूशन देख सकें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।